तो मैं आलोक कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल ज्ञानार्जन सेवा संस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 का पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर माने जोड़ा, लीनियर माने रैखिक, इक्वेशन समीकरण, टू माने दो, वेरिएबल चर। चर जानते हो, जो एक्स और वाई होते हैं वो चर होते हैं। एक्स वाई क्या मतलब, पूरी ABCD चर ही है। उसकी जगह अगर दूसरा मान रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे 5 है, 6 है, तो इसके स्थान पे हम दूसरा मान नहीं रख सकते हैं। लेकिन हम इनकी जगह पर मान रख सकते हैं। एक्स की जगह वाई रख दो, वाई की जगह जेड रख दो, जेड की जगह पी रख दो, पी की जगह क्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हिंदी में ये लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। क्या बताया मैंने? दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। ठीक, इसमें इसका मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लें। एक एक होता है जिसमें एक चर वाला रैखिक युग्म समीकरण होता है। समीकरण क्या है, बराबर में जीरो लगा दिया, अगर हम उससे वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो समीकरण हो गया। भाई समीकरण है तो उसका कोई ना कोई हल होगा। हल होगा कि नहीं होगा? अब दो चर वाले होंगे तो उसमें भी दो चरों का हल निकाला जाएगा। एक मेन बात आप जान लो, जितने चर होते हैं, जैसे एक चर है तो उसको हल करने के लिए एक समीकरण की आवश्यकता होती है। मान लो केवल x ही है तो उसमें एक ही चर लगा दोगे, काम बन जाएगा और एक ही समीकरण से वो सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन अगर दो चर है, जैसे x है और y है, तो तुम चाहे कभी भी देख लेना, दो चर वालों में दो समीकरण से हल होता है। और जब तीन चर होते हैं, x y और z, x y z में, तब सॉल्व करने के लिए हमको लगाना पड़ता है तीन समीकरण। कितने समीकरण? देखो, इसमें एक चर था तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आराम से तुम्हारा x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 3/2। यहाँ पे कितने चर हैं, x और y, तो अगर इसको ऐसे ही रखोगे तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। हाँ, तरीका है, मैं बता सकता हूँ तुमको। तरीका क्या है? अंदाजा मान रखो, x का अंदाजा मान रखो, y का अंदाजा मान रखो, हो सकता है तुम्हें किस्मत अच्छी हो, मान निकल आए। लेकिन सोल्यूशन की बात करोगे तो नहीं कर पाओगे। सोल्यूशन के लिए आपको वैल्यू चाहिए। अब जैसे अगला मान है, इस तरीके का आपको एक इक्वेशन दूसरा बना के देना पड़ेगा। पहला इक्वेशन हो गया x और y। आप इतना जान लो, जितने वेरिएबल होते हैं उसके सोल्यूशन के लिए उतने ही इक्वेशन उस पर लगते हैं। अगर एक वेरिएबल है तो एक समीकरण, दो वेरिएबल है दो समीकरण। अब मान लीजिए एक सवाल अगर हम कोई तीन वेरिएबल का कर लें, कितना कर लें? तीन वेरिएबल का। जैसे ये है तीन वेरिएबल का क्वेश्चन, तो हम सोचे कि लाओ भाई इसको दो ही समीकरण में हल कर लें, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको सलूशन करने के लिए एक तीसरे समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। क्या बताया मैंने? आपको सलूशन करने के लिए एक तीसरे समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। अगर एक वेरिएबल है तो एक समीकरण, दो वेरिएबल है तो दो समीकरण, तीन वेरिएबल है तो तीन समीकरण में आपका काम हो जाएगा। ये सबको समझा गया? देखो बेटा, ये लिखा है, एक क्वेश्चन है, 5 गेंद व एक बैट का मूल्य 2700 रुपये है तथा 6 गेंद और 3 बैट का मूल्य 1500 रुपये है। समीकरण बनाइए। समीकरण बनाने के लिए बहुत सवाल है। नाव वाले सवाल हैं, पिता पुत्र वाले सवाल हैं, संख्या वाले सवाल हैं। सवाल तो बहुत हैं, पर मैंने एक सवाल आपके लिए चुना है जिसमें आप ये सीख सकेंगे कि हम लोग समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक, अब देखो वो कह क्या रहा, इस सवाल को हल तक नहीं ले जाना है। ये कोई सलूशन नहीं मांग रहा कि इतने बैट उतने का मूल्य निकाल के उनको बता दीजिए, वो सलूशन नहीं मांग रहा। वो कह रहा केवल समीकरण बना दीजिए। उसने क्या कहा? केवल समीकरण बना दीजिए। 5 गेंद व एक बैट का मूल्य है, हमको बता रहा है 5 गेंद है और हमारे पास एक बैट है जिसका वो मूल्य हमसे बता रहा है 2700। कितना बता रहा है? 2700। तो अगर हम ये मान लें कि एक गेंद का मूल्य x रुपया है, क्या मान लें? एक गेंद का मूल्य x रुपया है और एक बैट का मूल्य y रुपया है। अगर एक गेंद का मूल्य x रुपया है तो 5 गेंद का 5x हो जाएगा। एक बैट का मूल्य y रुपया है तो एक बैट का 1y हो जाएगा। और ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा से 2700। 5 गेंद का मूल्य 5x हो जाएगा, एक बैट का मूल्य 1y हो जाएगा और ये 2700 हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। सेकंड कह रहा है कि 6 गेंद और 3 बैट का मूल्य 1500 है। फिर आप लिखेंगे 6 बॉल हैं आपकी और आपका एक बैट है। फिर 6 गेंद और 3 बैट है। कितने बैट हैं? 3 बैट हैं।
इनका मूल्य वो बता रहा है 1500 रुपया। कितना बता रहा है? 1500। तो एक गेंद का मूल्य अगर यक्स है तो 6 गेंद का 6x, एक बैट का मूल्य अगर वाई है तो 3 बैट का मूल्य 3y, और ये हमारा आ जाएगा 1500। कोई दिक्कत? आपको बस केवल समीकरण की स्थापना करनी थी, उसने ये कतई नहीं कहा कि आप इसको सलूशन तक ले जाएं। ज़्यादा आतुरता में आकर के इसको सलूशन में मत ले जाइए। मान लो सलूशन गलत हो जाए तो इसके भी नंबर चले जाएंगे। पेपर में जितना बोलेगा उतना ही करना है, ज़्यादा हमको नहीं करना। उसने कहा समीकरण की स्थापना करिए, तो ये आपका रहा समीकरण 1 और ये आपका रहा समीकरण 2। ये हो गया। देखो बेटा, इसमें आगे क्वेश्चन आएगा कि दो समीकरण हमको दे देगा और हमसे पूछेगा कि बताओ ये रेखाएं कैसी हैं। तीन प्रकार का क्वेश्चन है। मैं तीन प्रकार बताता हूँ कैसा क्वेश्चन है। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनता है। पहले ये पूछ सकता है कि क्या ये रेखाएं, यानी जो दो रेखाएं जिनको हम ग्राफ पर दर्शाने वाले हैं, तो हम क्या दो समीकरण को देख कर ये बता सकते हैं कि क्या वो आपस में एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी? पहली बात। 3 काम कर सकती हैं, या तो वो समांतर होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, या वो आपस में एक दूसरे को काट देंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी, या वो एक पर एक चल देंगी, मतलब एक पर एक, ना अलग ना काटती हुई, वो एक पर एक चल देंगी आपस में ही। उसको कोइंसिडेंट कहा जाता है। ये उसकी स्पेलिंग लिखी है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोइंसिडेंट कहा जाता है, बोलने में उच्चारण में गलती हो सकती है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट कहा जाता है इसको। उसके बाद आप लोग देखिए 3 बातें बताएंगे। रेखाएं कैसे 3 प्रकार की हो सकती हैं? या तो वो रेखाएं पैरेलल हो सकती हैं, समांतर, पहली बात। शर्त क्या लगेगी बाद में बताई जाएगी। या वो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट सकती हैं, 2 बात। और या वो रेखा संपाती हो सकती है, 3 बातें हैं। तो संपाती होगी, या वो रेखा समांतर होगी, या वो प्रतिच्छेदी होगी। 3 बातें होगी। दूसरा हम इससे क्या जान लेंगे कि संगत हल है या असंगत हल है। 2 बातें हम और जान सकते हैं कि ये संगत हल है या असंगत हल है। संगत की अंग्रेजी है कंपेटिबल और असंगत की है नॉन कंपेटिबल। ठीक है। देखिए, जिस शब्द की इंग्लिश उसके जैसे अदर कितना पता हो, जैसे हमको हल पता है और हल नहीं पता है तो सोल्यूशन नॉन सोल्यूशन, बस ऐसे करके लिख दिया करो। अपोजिट में नॉन लगा दो, नो लगा दो, नॉट लगा दो, तो काम चल जाता है। पहले हम क्या पता कर पाएंगे कि रेखाएं ग्राफ में कैसे जा रही हैं, समांतर जा रही कि संपाती जा रही कि प्रतिच्छेदी जा रही। दूसरा, हम रेखाओं का ये पता कर सकते हैं कि संगत हल है या असंगत हल है। और तीसरा, हम ये पता कर सकते हैं कि इनका हल हमको अद्वितीय हल है, मतलब इनका हल हमको मिल सकता है, एग्जैक्ट हल मिल जाएगा। अनंत हल का मतलब है कि कोई हल मिलने वाला नहीं है। और तीसरा हल होता है ये वाला, कोई हल नहीं, मतलब इनका कोई हल ही हमको मिलने वाला नहीं है। तो जैसे मान लो अगर हम 2 इक्वेशन मान लें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा मान लें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो हम क्या करेंगे? अब आप देखिए, अगर तीनों बराबर समांतर हैं, आपस में समांतर हैं, यानी अगर ये बराबर हैं आपस में तीनों, तो रेखाएं आपकी संपाती हो जाती हैं, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट रेखाएं कहलाएंगी, संपाती। और संपाती रेखाओं में हल जो होता है वो अनंत हल होता है। अगर ये तीनों बराबर है तो इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। और हम संगत और असंगत के बारे में, यानी कंपेटिबल नॉन कंपेटिबल के बारे में कुछ कहे नहीं सकते, मतलब कुछ नहीं कह सकते। सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर पहला वाला काट दे तो अद्वितीय हल। देखिए, आप भूल जाते होंगे बार बार, तो 2 ही बातें याद रखो कि तीनों बराबर हैं तो अनंत हल है, संगत असंगत पे हम कुछ कह नहीं सकते, और रेखाएं संपाती। दूसरा वाला और याद कर लो, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब 3 जोड़ा है, a1/a2 b1/b2 c1। अगर पहला वाला कट रहा है, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, तो अद्वितीय हल होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाती हैं, इंटरसेक्ट लाइंस हो जाता है। अद्वितीय हल होता है, यूनिक सोल्यूशन है, और संगत होता है, कंपेटिबल होता है, संगत है। अगर मान निकला रेखाएं प्रतिच्छेदी हुई तो संगत हल, अगर रेखाएं समांतर मान नहीं निकला तो प्रतिच्छेदी नहीं। ये समांतर है, ये नो सोल्यूशन है, और नॉन कंपेटिबल में चला जाएगा। इसमें बाद वाला जोड़ा कटता है, यानी इसमें b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 होता है। देखो, मैं फिर एक बार दोहरा देता, अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो संगत असंगत में हम कुछ नहीं कह सकते, अनंत हल हो जाएंगे, ठीक, और रेखाएं संपाती हो जाएंगी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर पहला वाला जोड़ा आपस में
बराबर नहीं है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा में आ जाएगा, उसका यूनिक सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा और कंपेटेबल रहेगा, संगत हल मिलता है उसका। और अगर बाद वाला जोड़ा कटा, बाद वाला अगर जोड़ा कटा तो वो असंगत हल में जाएगा, उसमें समांतर लाइंस हमको मिलेंगी और उसमें एक बात और है कि कोई हल नहीं होगा, उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये बेटा इस लेसन का पहला भाग का वीडियो बना है। ठीक, दूसरे भाग में समीकरणों को हल करना, एक रेखा के समीकरण को बनाना और दो रेखा के समीकरण को बताया जाएगा। ठीक है, तो आप इस सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनको ये वीडियो शेयर करने हो वो इनको शेयर कर देगा। धन्यवाद।